प्रवेश कर रहे हैं CNBC आवाज और इबेक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। स्वागत है आपका इबेक्स कैश स्टूडियो में और आप देख रहे हैं आवाज अड्डा। 2021 को हम बाय बाय बोल रहे हैं और 2022 के स्वागत के लिए हम तैयार हैं। तो आज ये खास शो मार्केट को समर्पित होगा क्योंकि वो हमारा कोर है और हमारे बहुत सारे दर्शक जानना चाहते हैं कि 2022 कैसा रहेगा बाजार के लिए। 2021 बहुत शानदार रहा है। जो लोग मार्केट ट्रैक करते हैं उनको याद होगा कि निफ्टी ने क्या ज़बरदस्त 22% का रिटर्न दिया है और जिस तरीके से मार्केट चला है वो एक बहुत ही शानदार जर्नी उसने की है। बैंक, आईटी इन सब ने भी बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किए और कुछ सेक्टोरल जैसे मेटल वगैरह तो 70% के रिटर्न्स देने में सक्सेसफुल रहे। तो ये एक कह सकते हैं कि बुल रन के दौर से हम चल रहे हैं, सुपर बुल रन है और वो 2021 के दिनों में आखिरी दिन में भी एक ज़बरदस्त तेज़ी के साथ गठबंध हुआ है। तो 2022 कैसा होगा, उसको कैसे अप्रोच करें, किन सेक्टर्स पे नज़र रखें, कहाँ डिसरप्शन हो रहा है तो उसको ध्यान में रखें, कहाँ पे लेवरेज की स्टोरी बन रही है, कहाँ पे मोनोपोली बन रही है, कहाँ पे बैलेंस शीट बहुत अच्छी हो गई है। ये तमाम सवाल आपके मन में होंगे कि 2022 में हम कैसे इस मार्केट को अप्रोच करें, कैसे प्ले करें। तो इसको समझने के लिए, इसको जानने के लिए हमारे साथ तीन महारथी हैं बाज़ार के, बहुत ही यंग हैं और आजकल के ज़माने में नए तरीके से मार्केट को देखते हैं। तो आपको मैं परिचय करा दूं। अच्छा, उसमें से दो लोग जो हैं वो भारतीय मूल के लेकिन अमेरिका में रहते हैं। वहाँ से बैठ के अमेरिकन मार्केट को और इंडियन मार्केट दोनों को ट्रैक करते हैं। परिचय आपको करा दें। गौतम बेद जी हमारे साथ हैं जो फाउंडर हैं स्टेलर वेल्थ पार्टनर्स के और हाल ही में इन्होंने अपना स्मॉल केस भी लॉन्च किया है। इसके साथ ही अनुराग सिंह है जो मैनेजिंग पार्टनर है एनसिट कैपिटल के। ये भी अमेरिका में रहते हैं और वहीं से दोनों मार्केट को एक साथ देखते हैं। और हमारे अपने मित्र गुरमीत चड्ढा फाउंडर हैं कंप्लीट सर्कल कैपिटल के। और लगभग हर मार्केट के शो में हम इन तीनों लोगों से कोशिश करते हैं कि कम से कम एक दो लोग तो हमारे साथ ज़रूर जुड़ें, क्योंकि मेरा भी अपना एक निजी तौर पे मानना है कि अब नए लोग जो आ रहे हैं ना, उनके नज़रिए से मार्केट को देखना ज़्यादा एप्ट रहेगा। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, नए साल की शुभकामनाएँ हैं और बहुत ही ओपन माइक टाइप की चर्चा होगी यहाँ पे, कोई फॉर्मेलिटी नहीं, लाइट हार्टेड, खुल के बोलिए, दिल में जो आए वो बोलिए और कोशिश ये करिए कि जार्गन बस्ट कर ले हम लोग और अनक्लिटर रखें। तो दो हिस्सों में हम लोग इस चर्चा को करना चाहते हैं। एक तो हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे 2022 में मार्केट को अप्रोच कैसे करेंगे और आपकी अपनी स्ट्रैटेजी क्या होगी, चूंकि आप तीनों लोग दूसरे के पैसे ही मैनेज करते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर उसके बाद हम लोग ये समझेंगे कि आपकी नज़र कहाँ पे है भाई, वो कौन से हिडन जेम्स हैं जहाँ पे आप नज़र गड़ाए बैठे हुए और मौका लगते ही झपट लेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस उम्मीद के साथ कि 2022 बहुत ही बेहतरीन हम सब के लिए रहेगा और एक शानदार साल हम लोग गुजारेंगे। गौतम, आपने जो कि हाल ही में अपना एक प्रोडक्ट भी लॉन्च किया है, बिल्कुल सिंपल पहला सवाल है, 2022 कैसे अप्रोच कर रहे हैं आप मार्केट को? नीरज जी, सबसे पहले तो स्टेलर वेल्थ पार्टनर्स की तरफ से CNBC आवाज के टीम को और CNBC आवाज के सारे दर्शकों को नई साल की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, पिछले साल अप्रैल से लेकर अभी तक बिकॉज ऑफ इजी लिक्विडिटी कंडीशंस मेरे हिसाब से जो आसान पैसा बनना था मार्केट में वो बन गया है। यहाँ से मार्केट डिफरेंशिएट करेगा, काफी सिलेक्टिव रहेगा एंड इंडिविजुअल स्टॉक पिकिंग में फिर से फोकस करना पड़ेगा। पिछले 1.5 साल से आप ब्रॉड बेस्ड सेक्टरल कॉल्स ले सकते थे, अब कोई भी ट्रेंडिंग सेक्टर में स्टॉक खरीदते आपके पैसे बन जाते हैं, लेकिन अब आपको बॉटम अप स्टॉक पिकिंग करनी पड़ेगी। और यहाँ पे मैं 3 सेक्टर्स को स्पेसिफिकली मेंशन करना चाहूंगा फॉर 2022। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फिलॉसफी है इन्वेस्टिंग की जो मैं आपके सारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहूंगा, वो ये है कि कोई भी इंडस्ट्री में जब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कम लेवल से बढ़ते लेवल तक जाता है तब उस सेक्टर में कंपनीज की मैक्सिमम वैल्यू क्रिएशन होती है। और ऐसे वेल्थ क्रिएशन एंड वैल्यू क्रिएशन हमें 3 सेक्टर्स में दिखती है आज के दिन, बैंकिंग सेक्टर, रियल एस्टेट एंड ऑटोस। एंड इन तीनों के पीछे वजह भी आपको समझा देता हूँ। बेसिकली बैंकिंग सेक्टर में पिछले कई सालों में IBC के बाद बैलेंस शीट क्लीन अप हो चुका है, द वर्स्ट ऑफ द NPA साइकिल इज बिहाइंड, नाउ क्रेडिट ग्रोथ विल स्टार्ट। आपने सुना होगा हाल ही में कुमार मंगलम बिरला ने कहा कि अगले 10 साल उनको केपेक्स महाउत्सव दिख रहा है जी। देश में केपेक्स का ऐसा महाउत्सव बिना बैंकिंग सेक्टर क्रेडिट ग्रोथ के बिना नहीं हो सकता। सो बैंकिंग काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है अगले 1-2 साल के लिए। दूसरा रियल एस्टेट एक डीप सिक्लिकल सेक्टर है और यहाँ पे डाउनटर्न भी काफी साल चलते हैं,
और अप साइकिल भी काफी साल चलते हैं। हम लोग ने देखा पिछले 10-12 महीनों में कैसे रेसिडेंशियल रियल एस्टेट का टर्न अराउंड हुआ है और अब अच्छे समय इस सेक्टर के लिए आ चुके हैं। हिस्ट्री हमें सिखाती है कि जब भी किसी देश में इंटरेस्ट रेट्स घटते हैं, जब इंटरेस्ट रेट्स बहुत लो होते हैं, रेसिडेंशियल रियल एस्टेट में काफी अच्छी बढ़त आती है। वही हम लोग भारत में देख रहे हैं पिछले 6-8 महीनों से। मेरे हिसाब से ये ट्रेंड काफी साल अब चलने वाला है। सो रियल एस्टेट आप या तो डेवलपर्स के थ्रू खेलिए जो एसेट लाइट जॉइंट वेंचर मॉडल खेलते हैं, उसमें ऑपरेट करते हैं, या फिर आप हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के संग इस सेक्टर को प्ले कर सकते हैं। अब हाई क्वालिटी बिल्डिंग मटेरियल्स के संग भी इस सेक्टर को प्ले कर सकते हैं। सो मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज आ गई रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर। एंड फाइनली ऑटोज। ऑटोज के अंदर हमने देखा था सेमीकंडक्टर शॉर्टेज की वजह से काफी ग्रोथ स्लो डाउन आ गई थी। जैसे जैसे सेमीकंडक्टर शॉर्टेज की सिचुएशन इंप्रूव होगी वैसे ही ऑटो सेक्टर में रिकवरी भी आएगी। ऑटो सेक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल अगले बहुत सालों के लिए एक बहुत बड़ा मेगा ट्रेंड है। एंड इस मेगा ट्रेंड को अगर आपको बढ़िया से खेलना है तो आपको OEMs ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स उन पे कम फोकस करना चाहिए और ऑटो एंसिलरी के ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि कोई भी इंडस्ट्री में वैल्यू क्रिएशन के लिए जितनी कंपटीशन कम हो उतनी अच्छी सिचुएशन रहती है। सो OEMs के बीच में कंपटीशन काफी इंटेंस रहेगा, तो आपको इस सेक्टर को थोड़ी समझदारी से खेलना पड़ेगा थ्रू ऑटो एंसिलरी कंपनीज, एंड प्रेफरेबली वो ऑटो एंसिलरी कंपनीज जो इन कंपनीज को सोल सप्लायर हो पर्टिकुलर पार्ट के लिए। सो ऑटो एंसिलरीज एक ज्यादा अच्छा तरीका रहेगा ऑटो सेक्टर के इलेक्ट्रिक व्हीकल थीम को खेलने के लिए। सो ये 3 सेक्टर्स, बैंकिंग, रियल एस्टेट एंड ऑटो एंसिलरीज, ये काफी अच्छे लग रहे हैं अगले 1-2 साल के लिए। तो मोटे तौर पे गौतम आप ये कह रहे हैं कि पिछले साल की तरह ऐसा नहीं रहेगा कि किधर भी पैसा लगाओ बनी जाएगा, किसी भी IPO में लगाओ लिस्टिंग पे पैसा डबल हो जाएगा, उस टाइप का माहौल नहीं है। चूज करना पड़ेगा, जिसमें से 2 सेक्टर आपने वो बताया जो पिछले साल कम चले हैं, जैसे बैंक निफ्टी को देखिए वहीं पड़ा हुआ है बहुत ही सिलेक्टेड पॉकेट्स में, और ऑटो तो मतलब अंडर परफॉर्मर में मेरे हिसाब से रहा वो। केवल एक रियल एस्टेट है जिसमें एक बहुत दमदार तेज़ी बनी है। तो आप कह रहे हैं कि ये 3 सेक्टर प्ले करने हैं, लेकिन इसमें भी जैसे रियल एस्टेट है इसको प्ले करने के लिए आपने कहा कि फिर तो बहुत बड़ा पेंडोरा बॉक्स खुलेगा। सीमेंट से प्ले करूं कि स्टील से प्ले करूं कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से प्ले करूं कि होम इम्प्रूवमेंट वाली से प्ले करूं, तो उनमें भी कुछ आप रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे कि सब खुल जाएगा वो? उनके अंदर भी आपको वो कंपनीज देखनी है जिनका अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है पिछले अप साइकिल्स में, जिनकी बैलेंस शीट क्लीन हो, जिनकी मैनेजमेंट एग्जीक्यूशन काफी अच्छी हो। देखिए बुल मार्केट में होता क्या है, जब इंडस्ट्री टेलविंड आती है गधे घोड़े सब भागते हैं, इंक्लूडिंग जिन मैनेजमेंट की कॉर्पोरेट गवर्नेंस खराब है वो स्टॉक भी चल जाते हैं। लेकिन जैसे ही बेयर मार्केट आता है तब स्टॉक मार्केट डिफरेंशिएट करता है और आप परमानेंट लॉस ऑफ कैपिटल भी ले सकते हैं बैड मैनेजमेंट कंपनी। सो आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है क्वालिटी पे, ये बहुत जरूरी चीज है। क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट, क्वालिटी ऑफ बिजनेस एंड इंडस्ट्री के साथ साथ क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट पे भी फोकस करना चाहिए, क्योंकि जब आप बुल मार्केट से पैसा बनाते हैं, बड़ा पैसा बनाते हैं, उसको प्रिजर्व करना भी एक कला है। मार्केट में पैसा बनाना तो मुश्किल नहीं है जी, वो पैसा को संभाल के रखना वो ज्यादा डिफिकल्टी का काम है। सो उसके लिए तजुर्बा हमें ये सिखाता है कि हमेशा क्वालिटी के साथ रहिए, अच्छे मैनेजमेंट टीम्स के साथ रहिए, ऑनेस्ट एथिकल मैनेजमेंट पे फोकस कीजिए, बिकॉज वही एक चीज है जो आपके वेल्थ को प्रिजर्व भी करेगी। और हम स्टेलर वेल्थ पार्टनर्स में बहुत लॉन्ग टर्म फोकस रखते हैं एंड हमें लॉन्ग टर्म जनरेशनल वेल्थ बनानी है, और वो लॉन्ग टर्म जनरेशनल वेल्थ अगले 20-25 साल में तभी बनेगी जब हम सर्टेन एट्रीब्यूट्स पे फोकस करेंगे जी, लॉन्जिविटी, सस्टेनेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी, एंड हमें ये देखना है कि कौन सी कंपनी लंबे समय के लिए टिक सकती है, ये बहुत बड़ी चीज है। सो क्वालिटी ऑफ बिजनेस के साथ साथ क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट पे भी फोकस कीजिए। करेक्ट। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने बताई, थोड़ा और इसको डिटेलिंग करेंगे आपके साथ। गुरमीत, लास्ट ईयर तो बड़ा इजी मनी बनी है लोगों की, और आप लोगों के लिए भी इजी रहा होगा एज कंपेरेटिवली, मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत आसान काम है। इस साल थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी 2022 में? नीरज जी, एक बहुत फेमस डायलॉग है एक मूवी का कि विद मोर पावर कम्स मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई थिंक इंडस्ट्री की भी जिम्मेदारी है, विद मोर एसेट्स हमारी भी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। बिल्कुल, क्योंकि इन्वेस्टर एक अलग एक्सपेक्टेशन लेके आता है, स्पेशली जो नया इन्वेस्टर है। ये जो मैं बात बोलता हूँ कि ये जो नया इन्वेस्टर है काफी स्मार्ट है। हमें ऐसा लगता है कि ये क्रिप्टो कर रहा है, ये शॉर्ट टर्म व्यू से आया है। ये काफी स्मार्ट इन्वेस्टर है जो मेरा इंटरेक्शन है इनसे। अब ये जो 35 लाख डीमैट अकाउंट खुल रहे हैं महीने के,
ये इक्विटी कल्चर का एक ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड है। तो मैं अग्री करता हूँ, गौतम जी ने बहुत अच्छी बात, कोई भी एक साल एक जैसा नहीं रहने जब पिछले आप देखिए, अगर आप रिटर्न निकालिए 20 साल का निफ्टी का, तो एवरेज रिटर्न 14% आता है, लेकिन शायद 1 या 2 साल ऐसा है जब निफ्टी ने 14% दिया हो, या तो जैसा लास्ट ईयर है +25 रहता है, या एक फ्लैट ईयर निकलता है। तो कोई भी एक साल नहीं रहता है, सेक्टर रोटेशन होगा। और मोर इम्पोर्टेंटली नीरज जी, अब आपको सेक्टर्स में भी डिफरेंशिएशन देखने को मिलेगा। आपने ऑटो की बात करी, ऑटो में भी आप देखिए कुछ ऑटो एंसिलरीज हैं, जैसे मिंडा इंडस्ट्रीज है, उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, उनका किट वैल्यू पर कार बढ़ गया है, लगभग 12-15% हो गया है, 30% का रेवेन्यू ग्रोथ है, जबकि इंडस्ट्री का ऑटो एंसिलरी का ग्रोथ -4%। आप टेक्नोलॉजी देखिए, बाजार नीचे आया, बट टेक्नोलॉजी स्टॉक्स ने कुछ ने नया हाई बनाया, लेकिन कुछ स्टॉक्स अभी भी जो है वो पुराने लेवल पे। तो जो सेक्टर्स अच्छा भी कर रहे हैं वहां भी डिफरेंशिएशन देखने को मिलेगा। पिछले साल जिसके नाम के आगे स्पेशलिटी केमिकल था वो अच्छा कर रहा था, अब वो डिफरेंशिएशन धीरे धीरे आएगा कि कहाँ वैल्यूएशन जस्टिफाई हो रहा है, किसकी केमिस्ट्री स्किल ज्यादा अच्छी है। तो थोड़ा सा लेवल ऑफ रिसर्च बढ़ाने की जरूरत है, थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन को सोबर करने की भी जरूरत है। ये ऐसी जगह नहीं है जहां आप हर साल 25% रिटर्न बनाएंगे, ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप थोड़ा मेहनत करेंगे। और मुझे ऐसा लगता है इंडिया एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे है। बहुत अच्छी मैकेंजी की रिपोर्ट है जो कहती है ट्रांसफॉर्मिंग अ नेशन ऑफ बिलियन कनेक्टेड पीपल। उन्होंने कुछ प्रेडिक्शंस किए थे कोविड के पहले, अगले 3-4 साल, आप हैरान हो जाएंगे देख के, उसमें से 70% प्रेडिक्शंस पूरे हो गए और एक्सीड कर गए। तो ये एक 50 करोड़ स्मार्टफोन यूजर्स वाली कंट्री है, और मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत अलग तरीके से, हमारा 3-4-5 साल बहुत अच्छा है, पर थोड़ा सा हमें केयरफुल होने की जरूरत है, हम कहाँ अपने पैसे को इंक्रीमेंटली इन्वेस्ट करें। करेक्ट। इससे पहले कि मैं अनुराग के पास जाऊं, गुरमीत, एक सवाल जो दर्शकों के मन में हमेशा आता है, ये जैसे आप लोग कहते हैं कि ना लॉन्ग टर्म प्ले करिए आप, हमेशा ज़रूरी नहीं कि 25% रिटर्न मिले, कभी 3% भी मिल सकता है, कभी 30% मिल सकता है, एवरेज 12-14% आओ, 14% में वॉरेन बफेट खुश हो जाते हैं। तो एक वो टाइम फ्रेम क्या होता है जनरली, जो एक मोटे तौर पे माने कि जिसमें वो पूरी साइकिल आप प्ले कर ले जाते हैं, 5 साल, 10 साल, 15 साल? देखिए, एक अगर आप प्रोबेबिलिटी देखें नीरज जी, हमने देखा अगर 40 साल की सेंसेक्स हिस्ट्री में आप देखेंगे, सिर्फ 28% सालों में नेगेटिव रिटर्न आया, मतलब 73% ईयर पॉजिटिव रिटर्न के रहे। तो ये एक जो पॉसिबिलिटी है, इसको नजर में रखना चाहिए। 4-5 साल में मुझे ऐसा ध्यान नहीं कि रिटर्न कभी नेगेटिव रहा हो, तो मेरे हिसाब से मिनिमम 5 साल होना चाहिए इक्विटी का होराइजन, जितना ज्यादा हो उतना अच्छा है। सिमिलरली क्या है कि एक हम पोर्टफोलियो को 2 भाग में डिवाइड करते हैं, एक कोर, एक सैटेलाइट। कोर में जितना लंबा समय होगा अच्छा है। कुछ लोग थोड़ा सैटेलाइट पोर्टफोलियो भी रखते हैं, न्यू एज बिजनेसेस को देखते हैं, टैक्टिकल कॉस्ट देखते हैं, वहां पे आपको शायद थोड़ा सा और एक्टिव होने की जरूरत, क्योंकि पेस ऑफ डिस्ट्रप्शन बढ़ गया है। लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है बाजार का पिछले 18-19 वर्षों का, मैंने शायद ही ऐसे कोई 5-6 साल देखे हैं जब इक्विटी ने फिक्स इनकम से भी खराब प्रदर्शन किया हो कंपाउंडिंग बेस्ड। इंटरेस्टिंग है। लाइटर नोट पे लोग कहते हैं किक नहीं मिलता यार लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में, बड़ा बोरिंग होती है ना। पैसा लगाया, उसके बाद बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं। तो हमारे कुछ लोग होते हैं जिनको किक चाहिए होती है, लेकिन इस पर बात करेंगे बाद में, अभी पहले मूल मुद्दे पे आते हैं। अनुराग, बहुत नॉइस भी है मार्केट में, बहुत नॉइस है, कैसे आप उसको अलग करते हैं उसको? तो नीरज जी, सबसे पहले आई थिंक सुनने वालों को, इन्वेस्टर्स को नए साल की शुभकामनाएं, आपको, आपकी टीम, गौतम, गुरमीत, एवरीवन। नीरज जी, एक काम करते हैं, गौतम ने तो टच किया ही, और आपका सेकंड सेगमेंट तो ऑलरेडी सेक्टर्स पर बात करेगा ही, सो आई थिंक उस पर तब जाएंगे। एक ना बिग पिक्चर देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं हो क्या रहा है दुनिया में और क्या ट्रेंड प्ले आउट होगा। देखिए, एक पहला ट्रेंड है कि सब इकोनॉमी स्टीरॉयड पे चल रही है अक्रॉस द ग्लोब। कोई वेरिएंट आता है नहीं आता, लेकिन हर गवर्नमेंट ने पिछले 2 साल में स्टेरॉइड्स दिए हैं इकोनॉमी को, मतलब इजी मनी सप्लाई दी है, इंटरेस्ट रेट्स कम किया है, और फिजिकल स्टिमुलस किया है, स्पेंडिंग जहां हो सकती है की है। इंडियन गवर्नमेंट का डेफिसिट भी 10% के आसपास तो है, इससे आगे वो बढ़ाया नहीं जा सकता, बिकॉज फिर एक्सचेंज रेट बहुत जल्दी डेप्रिशिएट करता है, और वो ग्लोबली सब लोग वॉच करते हैं। तो ये हमारा एक लिमिटेशन है कि कोई और एक्सीडेंट ना हो, ये हमें बड़ा कॉशियस रहना है। सेकंड, ग्लोबली इंटरेस्ट रेट्स लो हैं और वो वहीं रहेंगे। लो इंटरेस्ट रेट्स एक ऐसी आदत है जिसको बोलते हैं, हाई डेट की भी एक आदत होती है, एक बार आ जाती है तो उससे निकलना मुश्किल होता है, इंडिविजुअल के लिए भी, कंट्रीज के लिए भी। तो ये एक ट्रेंड प्ले कर रहा है जिसमें रिस्क टेकिंग को बढ़ावा मिल रहा है, और फिक्स रिटर्न जो इन्वेस्टर खोजते हैं उनको डिसअपॉइंटमेंट हो रही है।
तो इवेंचुअली धीरे धीरे वो भी रिस्क टेकिंग की तरफ जा रहे हैं। या बात हुई कि डीमैट अकाउंट्स बढ़ रहे हैं, क्योंकि देखिए 4-5% रिटर्न किसी को अच्छे नहीं लगते, एटलीस्ट इंडियन मार्केट में जो बेंचमार्क बने हुए हैं। तीसरा है सेंट्रल बैंक्स भी इसको सपोर्ट कर रहे हैं। गवर्नमेंट के साथ साथ कोई नहीं चाहता है कि ग्रोथ में कोई ब्रेक आए, तो इन्फ्लेशन है और रहेगा, उसकी आदत डालें। और इन्फ्लेशन इन अ वे इन्वेस्टर्स को हेल्प करता है, क्योंकि कंपनीज के प्रॉफिट जो है वो नॉमिनल टर्म्स में चलते हैं, रियल टर्म्स में तो चलते नहीं है। तो इन्फ्लेशन ज्यादा है तो कंपनीज उसको पैड करके दाम बढ़ा देती है, प्रॉफिट्स भी बढ़ जाते हैं, राइट। तो ये एक और लॉन्ग टर्म ट्रेंड है। आई डोंट थिंक रेट स्टैग्नेट इंडिया में भी अभी इससे ज्यादा, थोड़े बहुत बढ़ सकते हैं लेकिन ज्यादा तेजी से नहीं बढ़ेंगे। तकरीबन रेंज रहेगी 5 से नीचे ही, क्योंकि ग्रोथ पे फोकस है। एक्सोटिक एवेन्यूज बढ़ रहे हैं। देखिए जब इजी मनी सप्लाई आता है तो एक्सोटिक एवेन्यूज भी आते हैं, एनएफटीज खरीद रहे हैं, क्रिप्टो खरीद रहे हैं लोग। कौन किसको बेच रहा है पता नहीं, क्योंकि कुछ दिखता तो है नहीं। तो लेकिन आई थिंक इसमें भी कुछ इन्वेस्टर्स कुछ लेसन्स लर्न करेंगे, या तो इस साल हो जाएगा या कुछ मे बी अगले साल हो जाए, बट ये भी सूनर लेटर आने वाला है। इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज डिफिकल्ट है ढूंढने के लिए, बिकॉज ऑब्वियसली मार्केट हर जगह ही देखिए इजी मनी सप्लाई और ये जो लो इंटरेस्ट रेट्स एंड फिजिकल स्पेंडिंग गवर्नमेंट की, ये सब क्या करते हैं कि ये सभी एसेट्स में एक तरह का वैल्यूएशन का उछाल आ जाता है। तो आप कुछ भी खरीदने जाएं तो हर चीज में एक आपको महंगा फील होता है, एंड ऑब्वियसली इट इज अ साइन के इन्फ्लेशन तो है ही। तो आई थिंक इसमें और आई थिंक उस पर एक बैक टू बैक ले लीजिए आईपीओज। पिछले 2 साल में यूएस मार्केट में करीब $500 बिलियन आईपीओज के थ्रू रेज किए, जो पिछले 10 सालों का कंबाइंड टोटल से ज्यादा है। तो देखिए, और ये इंडियन मार्केट में भी प्ले हो रहा है। तो आई थिंक ये सब इसके इंडिकेशंस हैं। तो आई थिंक ये हमारा बैकड्रॉप है नीरज जी, और आई थिंक इस पे अनुराग क्या ये एक नया न्यू नॉर्म बन गया है। जैसे आईपीओ का आपने जिक्र किया, तो बहुत वैल्यूएशन पे आए, 1 रुपए की फेस वैल्यू का शेयर लेके आते हैं और उसको सुपरली डुपरली रिच एक्सपेंसिव करते हैं, और वो बिकता भी है। अब बड़े लोग उसमें क्यों डालते हैं, PHNI कहाँ से पैसे लाके उसमें डालते हैं, क्या करते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन वो एक सिलसिला चलता जा रहा है। मतलब महंगा खरीदूंगा और महंगा ही बेचूंगा। अब वो कौन सी थ्योरी चलती है, मैं आई डोंट वांट टू कोट दैट, बट वो थ्योरी चली जा रही। क्या वो न्यू नॉर्मल है? क्या पैसा सस्ता आ रहा है तो भी वो चलते रहेगी स्टोरी? सो एक न्यू नॉर्मल नीरज जी जरूर है कि अब वो इंटरेस्ट रेट्स को हम वो देखिए जो फिक्स्ड ऑल्टरनेटिव्स है ना वो चले गए हैं तकरीबन। तो वो एक जमाने में लोग 15-20% एफडीज में निकाल लेते थे, 10% भी निकाल। अभी वो 4-5% में ना किसी को उसमें बोलते हैं ना, आपने बोला किक नहीं आ रहा है। तो आई थिंक वो भी प्रोपेल कर रहा है। और जब देखिए इजी मनी है और वो अगर रहेगा और इन्फ्लेशन है ही, तो फिर आप कैश पे भी नहीं बैठ सकते हैं। तो आई थिंक ये सब एनकरेज करता है कि किसी तरह का वैल्यू, और देखिए जब वैल्यूएशन उछाल आता है तो फिर वो एक नया बेंचमार्क हम बना देते हैं। तो वो अभी 10-15 पीस की बात पहले होती थी कि उसके ऊपर महंगा है, अभी 25 तक तो लोग मानते हैं कि देखिए 25 तक ठीक है, क्योंकि देखिए इंटरेस्ट रेट्स भी तो 4-5% ही दे रहे हैं। तो आई थिंक ऐसे में आप 25 की पी को भी सस्टेन कर सकते हैं। इट्स काइंड ऑफ आपका यील्ड काइंड ऑफ तकरीबन बराबर ही आएगा। तो आई थिंक वो एक जरूर उछाल आया नीरज जी। आई थिंक इसको न्यू नॉर्मल जरूर कह सकते हैं, क्योंकि अब आप ये पुराना 20 साल पुराना बेंचमार्क लेकर के नहीं कर सकते, क्योंकि कॉस्ट ऑफ मनी लो है। रिस्क है एक्सीडेंट का और पैनिक का, क्योंकि अभी देखिए जो कंट्री 0 इंटरेस्ट रेट पे बैठे हैं वो अब एक और एक्सीडेंट हुआ तो फिर कहां जाएंगे। और इंडिया 4% पे बैठा है, चलिए 2-3% पे आके फिर भी स्टिमुलेट कर लेगा। लेकिन लिमिटेशन इंडिया के साथ ये है कि फिजिकल डेफिसिट नहीं बढ़ा सकता है, क्योंकि उसकी करेंसी डॉलर्स में तो नहीं है। तो आई थिंक लिमिटेशन हर कंट्री के पास में एक थोड़ा सा ब्रिंक पर भी रिसोर्सेज स्ट्रेच हो चुके हैं और एक्सीडेंट्स की गुंजाइश नहीं है नीरज जी। ये कॉशन है। एक्चुअली वो लग्जरी नहीं है कि आप एक्सीडेंट ले सकें। बिल्कुल। और मैं एक आधे और नेक्स्ट सेक्शन में टच करूंगा 1-2 इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स पे। तो बिग पिक्चर एक तरीके से तीनों हमारे जो विद्वान हैं उन्होंने हमें समझाई। अब मैं थोड़ा सा और नैरो डाउन करता हूं। गौतम, आपकी इन्वेस्टिंग स्टाइल क्या है? इस बाजार में आप कैसे ढूंढते हैं कि ये एक बढ़िया वैल्यू पिक हमें मिल रही है? अच्छा, एक सवाल ये भी क्लियर कर दीजिए कि आप वैल्यू पिकर हैं या ग्रोथ चेजर हैं? जी, कोई भी बढ़िया पोर्टफोलियो कैसे बनता है? कोई भी बढ़िया पोर्टफोलियो में 2 चीज होती हैं। काफी सारी स्टॉक्स जो एक मेगा ट्रेंड में हैं, वो लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग देती हैं आपको। बाकी स्टॉक्स जो शॉर्ट टर्म टैक्टिकल अपॉर्चुनिटीज हैं, जहां पे अल्फा क्रिएशन होता है। स्टेलर वेल्थ पार्टनर्स में हम 2 इन्वेस्टमेंट थीम पे फोकस करते हैं। एक है लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल ट्रेंड्स और दूसरा है
1-2 साल 3 साल की अपॉर्चुनिटीज बेस्ड ऑन वेरिएंट परसेप्शन। तो मैं दोनों को अच्छे से ब्रेक डाउन कर लेता हूं आपके लिए। लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल ट्रेंड्स उन इंडस्ट्रीज में मिलती हैं जहां पे प्रेडिक्टेबिलिटी और कंसिस्टेंसी ऑफ कैश फ्लो हो, एक लार्ज एड्रेसेबल टोटल मार्केट हो ताकि ग्रोथ विजिबिलिटी कई सालों के लिए आपको मिले। इनमें बहुत सॉलिड इंडस्ट्री स्ट्रक्चर होता है, या तो मोनोपोली होती हैं या डुओपोली होती हैं या ओलिगोपोली होती हैं जिसमें सिर्फ 2-3 प्लेयर होते हैं। इन इंडस्ट्रीज में आपको वैल्यू माइग्रेशन मिलता है। इंडिया में पब्लिक टू प्राइवेट, अनऑर्गेनाइज्ड टू ऑर्गेनाइज्ड वैल्यू माइग्रेशन चल रहा है, ठीक है। एंड इन इंडस्ट्रीज में आपको काफी मोटेड बिजनेसेस भी मिलते हैं जिनमें या तो एंट्री बैरियर बहुत हाई हो या एग्जिट बैरियर बहुत हाई हो। और इंडिया में बहुत सारे लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल ट्रेंड्स चल रहे हैं इस वक्त। मैं उनमें से कुछ एग्जांपल शेयर करता हूं आपके दर्शकों के साथ। एक है एनिमल हेल्थ केयर इंडस्ट्री। ये ऐसी इंडस्ट्री जो पूरी दुनिया भर में बहुत ही कंसोलिडेटेड है। सो हम लोग स्टेलर वेल्थ पार्टनर्स में देखते हैं कहाँ पे कंसोलिडेटेड प्रॉफिट पूल्स हमें मिल सकती है, बिकॉज जितनी कंपटीशन कम हो उतना वैल्यू क्रिएशन मैक्सिमम होता है। तो ये एक एग्जांपल है। इसके अलावा CDMO, कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस, CRAMS, कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज, plain vanilla contract manufacturing companies like Dixon and other companies. इसके अलावा e-commerce, digital transformation, cloud computing, fintech, music streaming, कई सारे मेगा ट्रेंड्स हैं जहां पे अगले 10 साल की ग्रोथ विजिबिलिटी दिख रही है। यहाँ पे आपको वैल्यूएशन बहुत महंगे मिलेंगे, लेकिन यहाँ फिर क्या होगा, 1 साल आपको रिटर्न नहीं मिलेगा और फिर सेकेंड ईयर के बाद कंपाउंडिंग इंजन शुरू हो जाएगी। सो आपको यहाँ पे लॉन्ग टर्म रिटर्न्स, कंपाउंडिंग रिटर्न्स बहुत अच्छे मिल जाएंगे। तो ये हो गया आपका मेगा ट्रेंड्स, लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल ट्रेंड्स जिनको हम मेगा ट्रेंड्स कहते हैं हमारी कंपनी में। एंड दूसरा, 1-2 साल के नजरिए से आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती है ऑन अ थीम कॉल्ड वेरिएंट परसेप्शन। वेरिएंट परसेप्शन का मतलब ये होता है कि आपका किसी इंडस्ट्री या कंपनी पे मार्केट से अलग नजरिया हो। और वो अलग नजरिया कैसे आता है? वो आता है बहुत सारे अलग अलग ट्रिगर से। कुछ ट्रिगर्स होते हैं, किसी कंपनी का बड़ा कैपेसिटी एक्सपेंशन प्रोग्राम खत्म हुआ, उसके बाद ऑपरेटिंग लीवरेज आनी शुरू होती है। तो ऑपरेटिंग लीवरेज का मतलब आपका प्री प्रोडक्शन कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट रिकवर हो गया, उसके बाद जैसी रेवेन्यू ग्रोथ आएगी तो प्रॉफिटेबिलिटी का बहुत बड़ा जंप मिलेगा। इन कंपनीज में डीलेवरेजिंग भी होती है। तो जैसे आपकी उधारी कम हो, आपकी उधार कम होगी, डेट कम होगी, इंटरेस्ट ब्याज कम होंगे, आपकी नेट प्रॉफिट बढ़ेगी, मार्केट कैप बढ़ेगी। और क्या तरीका होता है वेरिएंट परसेप्शन का? प्रोडक्ट मिक्स चेंज। प्रोडक्ट मिक्स चेंज कैन लीड टू हाई मार्जिन्स। ज्यादा मार्जिन्स मतलब कि आपके रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बढ़ गई। और जैसे मैंने कुछ देर पहले कहा था कि जब किसी कंपनी की लो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बढ़ती है तब वैल्यू क्रिएशन बहुत तेजी से होता है। एंड ROC एक्सपेंशन 2 तरीके से आते हैं, एक है मार्जिन एक्सपेंशन और दूसरा है इंप्रूवमेंट इन एसेट टर्नओवर और इंप्रूवमेंट इन एसेट टर्न्स। ये इंफॉर्मेशन आपको मैनेजमेंट कॉन्फ्रेंस कॉल में मिल जाती है। आप उनसे पूछ सकते हैं कि जो नई कैपेसिटी आने वाली है उसमें एसेट टर्नओवर कितना होगा। एंड मार्जिन एक्सपेंशन और एसेट टर्नओवर के बीच में एसेट टर्नओवर हम ज्यादा प्रेफर करते हैं बिकॉज हाई मार्जिन से कंपटीशन अट्रैक्ट हो जाती है। सो इंप्रूवमेंट इन ऑपरेटिंग एफिशिएंसी बेटर रहती है। वेरिएंट परसेप्शन आपको इंडस्ट्री साइकिल शिफ्ट से मिल सकता है, क्योंकि जैसे पिछले साल हमने देखा रियल एस्टेट साइकिल में अपटर्न आ गया 10 साल के बाद। सो अब यहाँ पे काफी वैल्यूएशन होने वाली है। गवर्नमेंट रेगुलेशन के कोई चेंज से भी वेरिएंट परसेप्शन आ सकता है। हमने देखा पिछले साल एथेनॉल ब्लेंडिंग में भारत सरकार का बहुत बड़ा फोकस है, इसकी वजह से शुगर मिल्स और डिस्टिलरी कंपनीज को बहुत फायदा हुआ है। इसके अलावा आपको वेरिएंट परसेप्शन मिल सकता है फ्रॉम प्रमोटर और मैनेजमेंट। गौतम, ये जो वेरिएंट परसेप्शन है इसमें जैसे ये इथेनॉल वाली थीम हुई या रियल एस्टेट में तो खैर अच्छे क्वालिटी का स्टॉक ही ढूंढना बड़ा टफ काम होता है। ये क्या वो 5-10 साल वाली स्टोरीज होती हैं क्या? इथेनॉल ब्लेंडिंग 10 साल वाली स्टोरी है, ये 2-3 साल के बबल है? 1 से 3 साल के बीच में बेसिकली आपको वेरिएंट परसेप्शन से मिलेंगी शॉर्टर टर्म अपॉर्चुनिटीज 1 से 3 साल, और मेगा ट्रेंड्स में आपको मिलेंगे 5 साल, 7 साल, 10 साल के लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स। सो हम ऐसे अपने पोर्टफोलियोज कंस्ट्रक्ट करते हैं, लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल ट्रेंड्स जिससे कंपाउंडिंग रिटर्न्स मिले, एंड वेरिएंट परसेप्शन जिससे शॉर्टर टर्म टैक्टिकल अपॉर्चुनिटीज मिले और अल्फा जनरेशन हो। ओके, परफेक्ट। गुरमीत, हाउ डू यू सिलेक्ट द स्टॉक्स? कैसे आपकी क्या स्ट्रेटजी होती, कैसे ढूंढते हैं, और 2022 में आप क्या खोज रहे हैं? नीरज जी, एक सिंपल स्ट्रेटजी है कि गलतियां कम करनी है। हम लोग अक्सर रिटर्न से चालू करते हैं, हमें रिस्क से चालू करना चाहिए, स्पेशली अगर 1-2 साल बहुत अच्छे गुजरे हो
तो अगर आप गलतियां कम करेंगे तो बाजार आपकी तरफ ज्यादा काइंड रहेगा। मैं गौतम से अग्री करता हूँ। हम उसे सिंपल लैंग्वेज में कोर सैटेलाइट पोर्टफोलियो बोलते हैं। मैं काफी सारे पॉइंट्स उन्होंने बोले, मैं अग्री करता हूँ उस पर। जैसे मैं जो एक चीज देख रहा हूँ ट्रेंड, वो इवन लॉन्ग टर्म बेसिस पे थोड़ा सा हमारा बहुत ज्यादा फोकस होता है हमें क्या लेना है, कितना लेना है, इस पे बहुत कम मैंने देखा है। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो बहुत लोग मिस कर जाते हैं। आप देखिए जैसे टेक्नोलॉजी की हम बात करें, हमने साल शुरू किया था 13.5% वेटेज निफ्टी से, हम साल अंत कर रहे हैं 18% से। तो एक बड़ा क्लियर ट्रेंड है कि इंडिया एक डिजिटल एडॉप्शन के इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे है। हम टेक ऑफ स्टेज में है और ये एक बहुत बड़ा मेगा ट्रेंड प्ले हो रहा है। आप रिलायंस देखिए, आज 60% टॉप लाइन उनका ऑयल और केमिकल से आता है, लेकिन 50% से ऊपर का जो एबिटा है वो न्यू एज बिजनेस से आ रहा है। ये 5 साल पहले नहीं था। आप कंपनीज देखिए, आप फूड डिलीवरी में कंपनीज देखिए, हर कंपनी डिजिटल को कोर बना रही है। तो जो कंपनीज, हमारा ये मानना है कि जो कंपनी यहाँ इस पॉइंट से, एक तो वेटेज मुझे लगता है टेक्नोलॉजी का बढ़ेगा इंडेक्स में। तो मैं आईटी सर्विसेज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उन कंपनीज की बात कर रहा हूँ जो टेक्नोलॉजी को एम्ब्रेस करेंगी, सप्लाई चेन मैनेजमेंट में, सेल्स फोर्स मैनेजमेंट में, कस्टमर एंगेजमेंट में, सब चीजों में। दूसरा, जो अपने आप को रीइन्वेंट करता रहेगा, क्योंकि अब साइकिल्स जो है वो छोटी हो गई है नीरज जी। डिस्ट्रप्शन का जो पेस है वो बहुत तो आपकी जो एबिलिटी टू पिवट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप कोई अच्छा स्टॉक लेके आराम से हम 10 साल की बात जरूर करते हैं, बट उसको कंटिन्यूस रिव्यू करना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। तो हम उस चीज पे बहुत फोकस करते हैं। और तीसरा हमें ये देखना है कि आप ओवर पे मत करिए। किसी भी बिजनेस के लिए हमने देखा है, जब भी आप ओवर पे करते हैं या उसको सेलिब्रिटी स्टेटस दे देते हैं, चाहे वो बिजनेस हो चाहे वो पोर्टफोलियो मैनेजर हो, उसका फिर जो नियर टर्म रिजल्ट होता है नीरज जी, वो अच्छा नहीं होता है। तो किसी को रेपुटेशन पे मत दीजिए, बिजनेस परफॉर्मेंस पे फोकस करिए। जी गुरमीत, आपने एक बहुत अच्छी बात कही, मेरे दिमाग से निकल जाए, इसलिए मैं उसको अंडरलाइन करना चाहता हूँ। आपने कहा कि साइकिल्स छोटी हो गई हैं। ये बहुत बड़ी बात है और मैं इसको अंडरलाइन करना चाहता हूँ, क्योंकि अब जो डिसेप्शंस हैं या चॉइसेस हैं या प्रेफरेंसेस हैं इतनी तेज़ी से बदलती है कि वो साइकिल ही छोटा हो गया। पता लगा वो स्टोरी बहुत अच्छी थी लेकिन शॉर्ट लिव्ड थी, या कहें कि उसकी पूरी लाइफ ही उतनी थी, है ना। तो ऐसे में फिर आपकी बात से एक सवाल निकलता है कि एसेट एलोकेशन कैसे करें। मान लीजिए कि बहुत अच्छा आइडिया ढूंढा हमने। अब जैसे मैं एक उदाहरण से बताऊं, मतलब ऐसे चर्चा में किसी दोस्त ने मुझे कहा कि उसने एक स्टॉक खरीदा था, उसमें 3 गुना उसका पैसा हो गया। मैंने कहा तुम तो करोड़पति हो गया, कितने खरीदे? 25 शेयर खरीदे थे। सो इफ यू आइडेंटिफाई ए वेरी वंडरफुल आइडिया, तो उसमें एसेट एलोकेशन भी तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा ना गुरमीत। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा मैंने बोला जी, पोजीशन साइजिंग इक्वली इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कोई नियर टर्म ट्रेंड आपको दिखता है, जैसे हमें फ्रांस में और एपीआई में हमें एक नियर टर्म ट्रेंड दिखा था लास्ट ईयर, जब सप्लाई डिस्ट्रप्शन हुआ था, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन शुरू हो रहा था। हमने देखा कि जो अच्छे क्रैम्स एपीआई नेम्स थे वो सडनली 4-5 महीने में 6 गुना हो गए। और फिर जब लोगों को समझ में आया, लोग उसमें एंटर हुए और वहां से वो 30% 40% नीचे आ गए। तो इसलिए इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आपको बहुत जल्दी, बाजार कई बार आपको बहुत जल्दी गेंद दे देगा, अगर आपकी किस्मत अच्छी है, आप सही लेवल पे हैं। कई बार अगर आपको बहुत अच्छा, तो रीबैलेंस करना पोर्टफोलियो को बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो सडनली बहुत ज्यादा बढ़ गया है तो हो सकता है उस टाइम बाद प्राइस करेक्शन आए, टाइम करेक्शन आए, या दोनों है। दूसरी चीज, आप ये लेटेस्ट फैक्ट्स पे मत जाइए। ये हमसे गलती होती है कि अगला एचडीएफसी बैंक कौन सा है, लेबोरेटरीज कौन सा है। मेरे हिसाब से ज्यादा पैसा लूज किया इन्वेस्टर्स ने, ये अगला इन्वेस्टर ढूंढने के लिए। आप देखिए बड़ा होता जा रहा है, ये भी तो एक ट्रेंड है। वॉरेन बफेट ने जब एप्पल खरीदा था तो $500 बिलियन का वैल्यूएशन था, लोग कहते थे वो लेट हो गए, आज वो $3 ट्रिलियन का हो गया। तो हमें ये बस ये नया हो जाएगा, ये अगला बड़ा थीम है, इस चीज को अवॉइड करना है। मेरे हिसाब से अगर आप 70-80% अपना रिस्क पे फोकस करेंगे कि गलती हमें कम करनी है, अगला साल भी मेरे हिसाब से नीरज जी काफी अच्छा जाएगा। बहुत ही बढ़िया लर्निंग आपने दी। गलतियां कम करनी है, अच्छा तो आप करेंगे ही, गलतियां अगर आप कम करेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। अनुराग, आप क्या हैं? वैल्यू पिकर हैं, ग्रोथ चेजर हैं, और एक चीज़ और, मैं आप तीनों इसका चाहे तो जवाब दीजिए जब आपके पास आऊँगा। जैसे क्या होता है, कोई स्टॉक किसी ने देखा तो अच्छा हाँ ये स्टॉक बहुत अच्छा लग रहा है, इसके बैलेंस शीट में आपने देखा तो ROC सब पढ़ाई कर ली, और उसका चार्ट देखिए, अरे ये तो 6 महीने में डबल हो चुका है, महंगा हो गया यार। अब क्या ये अप्रोच सही होता है देखने का क्या? तो नीरज जी,
देखिए इसको एक बिटवीन वैल्यू एंड ग्रोथ अप्रोच, एक ब्लेंड अप्रोच हमें आजकल लेनी होती है, विच इज कॉल्ड वैल्यू एट अ प्राइस. सो मैं अपनी बात अगर करूं तो मैं वैल्यू एट अ प्राइस पे करूं. देखिए ग्रोथ है और उसका अगर मल्टीपल्स हाई हैं तो उसकी ग्रोथ भी हाई होनी चाहिए, और आई थिंक तब वो वैल्यू जस्टिफाई हो जाती है. अगर वो 25% से ग्रो कर रहा है तो एक उसका ग्रिड है, जो बनाना इतना मुश्किल नहीं है कि देखिए अगर 30% की ग्रोथ है तो कितना मल्टीपल मैं सस्टेन कर सकता हूँ, और 40 और 20% की 10% की ग्रोथ है तो कितना मल्टीपल सस्टेन कर सकते हैं. उसका बेहतरीन एग्जांपल है इंडियन एफएमसीजी कंपनीज, जो कि 10-12% की ग्रोथ दे रही थी और 80-90 के मल्टीपल से क्लियरली उनके रिटर्न अब बड़े म्यूटेड होते जा रहे हैं. एंड आई थिंक वो लर्निंग लोग भी समझ पाएंगे धीरे से एक्सपीरियंस के साथ में कि वैल्यू एट एनी प्राइस डजंट वर्क, वैल्यू इज गुड एट अ प्राइस. गुरमीत ने उसकी बात कही, आई थिंक वो बहुत जरूरी है. देखिए दो चीजें होती हैं, एक पी एक्सपेंशन होता है, गौतम ने कहा दी परसेप्शन चेंज, आई थिंक उसको बेसिकली पी एक्सपेंशन बोलते हैं अगर सिंप्लीफाई करें, और एक होता है आपका अर्निंग्स ग्रोथ. सुपर प्रॉफिट्स आपको तब मिलेंगे जब आप ऐसी कंपनीज में है जहां पर अर्निंग्स ग्रोथ भी हुई और पी री रेटिंग भी हो गई. जैसे कि अगर आप देखिए पिछले 2 साल में देखिए अगर टेक्नोलॉजी कंपनीज देखें तो उन्होंने तकरीबन करीब 150% रिटर्न 2 साल का कंबाइंड दे दिया है. आईटी निफ्टी आईटी इंडेक्स ने, राइट. और उसमें देखिए इन्फोसिस टीसीएस यही सिंगल 15-16 के मल्टीपल्स पे थे और अभी 40 के ऊपर में दौड़ रहे हैं. तो क्या हुआ, मार्केट में विंड्स टेक्नोलॉजी कंपनीज की तरफ बढ़ी, जिससे उनकी री रेटिंग हुई. रुपी में डिप्रिसिएशन आया, वहां री रेटिंग हुई, उनको बिजनेस ज्यादा मिला बिकॉज ऑफ रिमोट वर्किंग, और वहां पे री रेटिंग हुई. तो इस सब से मिला के आई थिंक यहां पर आपको मैक्सिमम प्रॉफिट्स मिलते हैं अगर आप इसको देख पाए. 2019 में 20 में अगर आपने इसको ऑब्जर्व किया कि ये 15 की मल्टीपल्स बहुत कम है इन कंपनीज में, और यहाँ पे कैपेसिटी ज्यादा है, और बाय द वे बड़ी सेफ कंपनीज है और कैश फ्लो पॉजिटिव हमेशा ही रहती हैं. तो आई थिंक ये बहुत जरूरी है. बट एट द सेम टाइम अब ये भी इक्वली जरूरी है कि देखिए 42-45 के पर अर्निंग मल्टीपल्स पर हैं, और अगर उनकी ग्रोथ 10% ही आ रही है टॉप लाइन की, और अगर ग्लोबल मार्केट में ये इंडिकेशंस हैं कि टेक्नोलॉजी लोअर ट्रेंड पर है, तो उनको अवॉइड करना भी इक्वली जरूरी. तो आई थिंक बिना किसी कंपनी का नाम लिए मैंने एक ब्रॉड इंडिकेटर दिया है जरूर कि देखिए वैल्यू एट अ प्राइस जरूरी है, राइट. सेकंड एक देखिए इंडियन मार्केट में एक और वैल्यू माइग्रेशन हो रहा है. एक ट्रेंड जरूरी है ऑब्जर्व करना कि यहाँ पे ना कॉन्सेंट्रेशन बड़ा हाई है टॉप 50 कंपनीज में. बड़ा सरप्राइजिंगली हम इस डेटा को मिस कर जाते हैं, बट टॉप 50 कंपनीज अकाउंट फॉर अबाउट 70-75% ऑफ प्रॉफिट्स इन इंडिया, एंटायर मार्केट. तो इन्वेस्टर्स बहुत बड़ी गलती अवॉइड कर लेंगे अगर वो सिर्फ टॉप 50 स्टॉक्स में ही निफ्टी 50 को ही स्टिक करे और वहीं पे प्ले करे, क्योंकि देखिए 70% प्रॉफिट्स वहीं बन रहे हैं, और जहां प्रॉफिट्स बन रहे हैं आज के जमाने में तो बिल्कुल आपको वही रहना है और कहीं नहीं जाना है, राइट. तो ये एक दूसरा काइंड ऑफ चीज है जो इन्वेस्टर्स अगर देखेंगे, और वहीं पर अगर इस प्रिंसिपल से चलेंगे तो अर्निंग्स और प्रॉफिट ग्रोथ जहां पर आ रही है तो ऑब्वियसली वो ये गलतियां भी अवॉइड कर देंगे जो आईपीओज है वहां, जहां पे क्योंकि प्रॉफिट्स तो है ही नहीं वहां पर, राइट. तो ये सब चीजें बेसिकली आई थिंक सिंपल है, इजी नहीं है. हाँ अच्छा, आप लोग यूएस में रहते हैं, आप 2 लोग इनसाइडर बताइए ना, वहाँ के लोग भारत के बारे में कैसे ये जो आपने एक ट्रिक बताई, इनसाइडर क्या है वहाँ पे? पहले गौतम बताइए, आप पहले अनुराग बताइए, फिर गौतम जी बताइए, वहाँ के लोग कैसे इधर के इनसाइडर करते हैं? मतलब इनसाइडर से मतलब कि कैसे मार्केट की वो कुंजी समझ जाते हैं कि यार यहाँ तो पैसा बनेगा. सर देखिए ब्रॉड लेवल पे एक तो देखिए कि एक ये मार्केट साइज अप जो करते हैं ना, तो वो कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी टू जीडीपी रेशो से कर लेते हैं, और ऑब्वियसली मार्केट कैप टू जीडीपी से कर लेते हैं. तो नेचुरली आपने देखा इस साल जैसे मार्केट कैप टू जीडीपी अपना 150 के आसपास टच हुआ, एफआईआईज ने पैसे निकालने शुरू कर दिए, बिकॉज देखिए अगर वो 10 मार्केट देखेंगे और कोई उनको उतनी इनसाइट्स नहीं होती है जो इंडियन इन्वेस्टर्स को रहती है, तो वो कहीं ना कहीं बोलते हैं कि देखिए एवरेज आउट होगा और बैलेंस होगा, प्लस रुपी डेप्रिसिएशन भी होने वाला है क्योंकि डॉलर स्ट्रेंथन हो रहा है, तो देखिए पैसा निकालिए और उस हिसाब से बैलेंस कर दीजिए. ब्राजील चीपर है, अदर मार्केट जो है वो 60% मार्केट कैप टू जीडीपी पर है, वहां एलोकेट कर दीजिए. तो ये एक पॉइंट है. नीरज जी, दूसरा एक बड़ा ना इंपॉर्टेंट डायनामिक्स चल रहा है इंडियन मार्केट में, जो
जो इन्वेस्टर्स को देखना पड़ेगा और उस पर गौर भी करना पड़ेगा। देखिए एसआईपी फ्लो हर महीने 11-12 हजार के करोड़ के आ जाते हैं, करीब 15 बिलियन साल में एसआईपी का हम फ्लो डाल देते हैं और 150 बिलियन ऑलरेडी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टेड है इंडियन मार्केट में। अब देखिए कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स इंडिया के टोटली अबाउट 100 बिलियन टच करेंगे विद बुलिश प्रोजेक्शंस, इस साल कह रहे हैं कि 100 बिलियन हो जाएंगे, जो ऑलरेडी 3% ऑफ कॉर्पोरेट प्रॉफिट टू जीडीपी ऑलरेडी 3% का रेशो को तकरीबन टच कर जाएगा और ये ऑल टाइम हाई होगा। अब देखिए 100 बिलियन का पूरा हिंदुस्तान का कॉर्पोरेट प्रॉफिट है, 15 बिलियन के एसआईपी में हर साल उसमें ऐड करूंगा तो या तो कॉर्पोरेट प्रॉफिट भी 100 का 115 हो फिर 130 हो, लेकिन अगर मैं इसी में 15 बिलियन हर बार डालता रहूंगा तो मैं उसी चीज को महंगा कर रहा हूं। म्यूचुअल फंड्स ये बात नहीं कहेंगे नीरज जी, बट आई थिंक बड़ा सेंसिटिव पॉइंट है कि अब इस पे एफआईआई भी खरीदे तो फिर तो सर बहुत ही ज्यादा हो जाएगा। अनुराग, इसीलिए तो जो जिस कंसंट्रेशन की आप बात कर रहे हैं कि वो छोटा सा एक पूल बास्केट है स्टॉक्स का, वो लगातार महंगा ही होता जा रहा है, क्योंकि म्यूचुअल फंड के लोग भी तो यही समझते हैं ना कि जहाँ पे सबसे सेफ है वहीं पैसा पार्क कर दिया जाए, और चूंकि मजबूरी भी एक पैसा पार्क करना ही और लिक्विडिटी है, अगर आपके पास हजारों करोड़ है तो आप हाँ तो इजी है। गौतम, बहुत छोटा सा क्विक ट्रिक, कोई इनसाइडर, फिर मैं एक ब्रेक लूंगा। नीरज जी यहाँ पे आई वुड लाइक टू ऐड टू व्हाट अनुराग जी वाज सेइंग। सो मैं आपके साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग आंकड़ा शेयर करना चाहूंगा। हाँ। मार्च 2019 में इंडिया में टोटल डीमैट अकाउंट से लगभग 3.5 करोड़, हाँ। और 31 अक्टूबर को ये नंबर चला गया है 7.3 करोड़। इसका मतलब 2.5 साल में ऑलमोस्ट 4 करोड़ डीमैट अकाउंट्स खुल गए। अगर आप सिंपली एज्यूम करें ईच डीमैट अकाउंट होल्डर सिर्फ 50,000 रुपए इन्वेस्ट करे शेयर मार्केट में, इसका मतलब 2 लाख करोड़ का एडिशनल इनफ्लो डोमेस्टिक फ्लो से आ जाएगा स्टॉक मार्केट में। इसलिए आप देख रहे हैं इस साल लगातार एफआई सेलिंग के बावजूद भी मार्केट हैज बीन वेरी रोबस्ट, बहुत स्ट्रांग रहा मार्केट इस साल भी, बिकॉज डोमेस्टिक इन्वेस्टर अब फाइनली पार्टिसिपेट कर रहा है इन अ वेरी बिग वे। और अभी जो एलआईसी का आईपीओ आने वाला है उसके बाद उसमें भी एलआईसी अपने काफी सारे पॉलिसी होल्डर्स को इनकरेज करेगा डीमैट अकाउंट खोलने के लिए। उसमें आप आराम से अज्यूम कर सकते हैं 3-4 करोड़ अकाउंट्स डीमैट अकाउंट्स और खुलने वाले हैं। सो ये जो आंकड़ा है 7 करोड़ 30 लाख डीमैट अकाउंट्स का, ये चला जाएगा 11 से 12 करोड़ के आसपास। सो आप जस्ट इमेजिन कीजिए कि अगले कुछ सालों में डोमेस्टिक फ्लो का कितना बड़ा विशाल पैसा पूरे मार्केट में आने वाला है। सो इसलिए मेरे हिसाब से एक ऐसा समय भी आएगा फ्यूचर में जब हम लोग एफआई सेलिंग और एफआई के बारे में कम सोचेंगे, विल कंसंट्रेट मोर ऑन डोमेस्टिक फ्लो। ऐसा टाइम बहुत जल्दी आने वाला है। करेक्ट। तो यहाँ पे एक छोटा सा, बहुत ही छोटा सा ब्रेक लेना है, और ब्रेक से लौट के आके बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस की किसी को अगर कोई सेक्टर बहुत पसंद है या किसी को कोई स्टॉक बहुत पसंद है तो हम लोग उसकी बातचीत करेंगे। बहुत ही छोटा सा ब्रेक। स्वागत है एक बार फिर से आपका, और आज बातचीत हो रही है 2022 में बाजार क्या अपॉर्चुनिटीज़ हमारे लिए लेके आएगा। 3 एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं जिनके साथ हम ये बातचीत कर रहे हैं। गुरमीत, आपसे शुरुआत करते हैं। अब एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड की 2022 में आप क्या अपॉर्चुनिटीज़ देख रहे हैं, कोई जो आपको लगता है कि हमारे दर्शक समझ सकें उसको कहाँ खरीदारी करनी चाहिए? जी 2-3 सब थीम्स हैं जो मुझे लगता है कि काफी सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म ट्रेंड है 2022 इंक्लूड करते हुए, जरूरी नहीं है 2022 में अकेले में। एक मुझे लग रहा है जी जो एनर्जी लैंडस्केप है हमारा, ये बहुत मेजर शिफ्ट होने वाला। इसमें गवर्नमेंट पॉलिसी मेकिंग का रोल है, इसमें जो एक अवेयरनेस है ग्लोबल की, डिकार्बनाइजेशन करना है, एमिशन नॉर्म्स करना, उसका भी रोल है, और मदर अर्थ को जो वापस देना है हमें। तो हम अब इसे बोलते हैं बायो इकोनॉमिक साइकिल में हमारे हैं, खाली इकोनॉमिक साइकिल नहीं बोलेंगे, वी आर इन अ बायो इकोनॉमिक साइकिल जिसे हम बोलते हैं। तो इसमें आप देखेंगे, मुझे सिर्फ फॉर एग्जाम्पल आप अगर पावर देखें एक सेक्टर में, तो इंडिया में जो पावर एक्सचेंज से कंज्यूम होती है वो सिर्फ 5%। आप यूके, जर्मनी, किसी भी कंट्री में देखेंगे वो करीबन 45 से 50%। तो जो भी कोई एनर्जी प्लेटफॉर्म्स है मुझे लगता है वो अच्छा करे, जैसे IEX है या और भी है। गवर्नमेंट का मार्केट डिस्पैच इकोनॉमिक रिफॉर्म फेज 1 अप्रैल 2022 से लागू होगा, जो इस चीज को और सप्लीमेंट करेगा। हमारा बायोगैस, इथेनॉल, लो डिस्चार्ज पे बहुत फोकस है। इंडिया ने कुछ कमिटमेंट्स करी हैं ग्लासगो में एमिशन नॉर्म्स को लेके,
मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा प्ले होने वाला है। तो जो भी कंपनीज इथेनॉल के इकोसिस्टम में है, बायोगैस के इकोसिस्टम में है, रिन्यूएबल केमिकल्स के इकोसिस्टम में है, काफी उनको मुझे लगता है फायदा होने वाला है। तीसरा, ये उसी सब्सिडी के ईवी इकोसिस्टम है, एक बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन होने वाला है जिसमें हम मूव करेंगे। उसमें आपके ईवी चार्जिंग से लेके जो कंपनीज हैं, ऑटो एंसिलरीज हैं, जो पूरा ईवी का इकोसिस्टम दे रही है, उसमें भी चेंज होने वाला है। और चौथा, जैसे मैंने आपको बोला कि मुझे लगता है कि जो एक ये मैं वर्ड बार बार यूज कर रहा हूँ, डिजिटल कंपाउंडर्स यूज कर रहा हूँ, कि कंपनीज टेक्नोलॉजी को डिस्ट्रप्टिव वे में यूज करने वाले हैं। आप देखिए, जैसे फूड टेक की मैं बात करूं, मैं नॉर्थ इंडिया से भी हूँ और न्यू ईयर है और इवनिंग भी है, इसलिए फूड की बात। आप देखिए 15 मिलियन लोग इंडिया में ऑनलाइन फूड ऑर्डर करते हैं और करीबन 150 मिलियन लोग ऑनलाइन शॉपिंग। बहुत बड़ा ये एक ट्रेंड है जो कैचअप हो रहा है। तो जो मूवमेंट टुवर्ड्स जो ऑर्गेनाइज प्लेयर्स हैं, ब्रांडेड फूड है, ये बढ़ने वाला। आप जुबिलेंट फूड वर्क्स देखिए, मैं उसको फूड टेक कंपनी बोलता हूँ, QSR नहीं बोलता हूँ। 70% मार्केट शेयर है पिज्जा में। मल्टी कुजीन, मल्टी ब्रांड QSR बन रहा है। मैक्सिमम जो उनका डिलीवरी है वो उनके अपने एप्स पे होता है। और क्लियर जिस तरीके से वो डेटा एनालिटिक्स यूज कर रहे हैं, बहुत ही सारे। देखिए आपने कैसे उन्होंने बिजनेस मॉडल को चेंज किया, टेक अवे और डिलीवरी का प्रोपोर्शन बढ़ाया, फूड मेन्यू चेंज किया। तो इन ट्रेंड्स पे हम फोकस करेंगे। मेरे हिसाब से ये मीडियम टर्म ट्रेंड है। और गौतम अनुराग जी ने वो नंबर ऑफ डीमेट्स वाला आपको बताया, मुझे लग रहा है इक्विटी कल्चर इस देश में बढ़ने वाला है। और ये ऐसा कल्ट है कि जहां भी, तो जो भी नॉन फाइनेंशियल्स है, चाहे वो डिपॉजिटरी है, चाहे वो एसेट मैनेजमेंट है, चाहे वो इंश्योरेंस है, आपको देखने को मिलेगा। आईसीआईसीआई के अगर आपने एनालिस्ट मीट अटेंड की हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो बैंक है वो ही आगे सबसे बड़े फिनटेक प्लेयर्स बनने वाले हैं। आप जो फोकस है बैंक्स का फिनटेक पे, वही डिफरेंशिएट करेगा। तो अगला ये जो डेकेड है वो डिजिटल बैंक का। सही कह रहे हैं। अब ये जो टेक्नोलॉजी कंपाउंडर है ना, स्विगी और इनकी जोमेटो की जो रिसर्च आई थी, अभी उन्होंने बताया कि हर 2 सेकंड में एक बिरयानी ऑर्डर हुई। अभी मैंने पढ़ा कि स्विगी ने बताया कि पिछले साल एक क्लाउड किचन ने 400 केजी बिरयानी बेची थी। अब वो आज इस बार वो 1000 किलो इसी दिन बिरयानी बेच रहे हैं। तो मतलब एक्चुअली टेक्नोलॉजी कंपाउंडर इसमें स्विगी और जोमेटो का रोल बढ़ता है। अनुराग, आपकी नज़र कहाँ है 2022 में? सर, ये जो बिरयानी है ना, ये यहाँ पे यूएस में पक्के खत्म हो गई है। और तो ये यहाँ पे आई थिंक थोड़ा इन्वेस्टर्स ध्यान दे लें। पिछले साल करीब 380 स्टॉक्स लिस्ट हुए थे आईपीओ में। 250 से ऊपर तो आईपीओ के से 50% डाउन चल रहे थे। 250 380 में से बाकी करीब कुछ 70% डाउन है, बाकी कुछ मार्जिनली कुछ अप है, लेकिन बेयरली कुछ पैसा बना है। 2-3 साल पहले बहुत सारे लिस्ट हुए थे, उनमें भी पैसा नहीं बना है। देखिए, मार्केट में जो फ्लेवर्स चेंज होंगे तो आपको एग्जैक्टली लगेगा कि अरे हमने सब पढ़ लिया हिस्ट्री में, हम कुछ गलती नहीं करेंगे। वो गलतियां होंगी क्योंकि मार्केट जिन्होंने आपसे पैसे लेने वो भी इनोवेटिव है, तो उसको अंडर एस्टिमेट ना करें, राइट। तो और हमने बाई एट एनी प्राइस की बात की कि वो चलता नहीं है। तो आई थिंक वही तकरीबन अगर सब लोग, अब देखिए छोटा सा सेक्टर है इंश्योरेंस सेक्टर में। 5 साल पहले कंपनी का नाम नहीं ले, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में कंपनी ने बड़े पंप एंड शो के साथ लिस्ट किया था, बड़ी बिगेस्ट प्लेयर, मार्केट लीडर, ऑल ऑफ दैट, राइट। उस समय 30-35 के मल्टीपल पर थी, आज 80 से ऊपर मल्टीपल है। प्रॉफिट ग्रोथ हो नहीं रही है, सिर्फ अर्निंग्स ग्रोथ हो रही है, सॉरी मल्टीपल्स की ग्रोथ हो रही है। वो सस्टेनेबल नहीं है। और तो भी आप 5 साल में देखें तो रिटर्न बहुत ज्यादा नहीं बना है। देखिए, वो तब भी महंगा था, वो महंगा है। और आई थिंक सिर्फ बड़ा ब्रांड होने की बात नहीं होती है, उसको राइट प्राइस पे खरीदना है। HDFC बैंक राइट प्राइस पर लिस्ट हुआ था, लेकिन HDFC लाइफ राइट प्राइस पर लिस्ट नहीं हुआ था। ये जाहिर सी बात है, राइट। तो इसमें आई थिंक ये समझना जरूरी है। तो नीरज जी, आई थिंक सेक्टर्स पर आते हैं। देखिए, ब्रॉड 23 के मल्टीपल्स पर है तो अपॉर्चुनिटी ढूंढना बहुत मुश्किल है। पिछले 2 साल में सब इंडेक्सेस के रिटर्न्स देखिए तो आई थिंक मैं टेक्नोलॉजी की बात की, मैंने 150% ऊपर है, बाकी सब ऊपर है। देखिए, बैंक तकरीबन 8% ही बढ़ा है। नेगेटिव पेसिमिज्म था। आई थिंक जहां भी अपॉर्चुनिटी पैसा बनाने की वही है जहां पर पेसिमिज्म है। देखिए, जो चीज सबको नजर आ रही है तो फिर वहां पे ओवर वैल्यूएशन ही होता है, क्योंकि इतना आसान भी नहीं होता अपॉर्चुनिटी ढूंढना। और तीसरा, आपने एक बार पहले बात की थी ना, मार्केट में 3 चीजें कहते हैं, करेज, कन्विक्शन एंड कैश, के भी 25 शेयर ही खरीदे। तो कैश है, करेज है, लेकिन कन्विक्शन नहीं है, तो ज्यादा उसमें बिग पोजीशंस नहीं ले पा रहे हैं। तो देखिए, वो कन्विक्शन लाना पड़ेगा और वैल्यूएशन देखना पड़ेगा। तो बैंक्स में अच्छा वैल्यूएशन है, बट बैंक्स का मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि AMC और इंश्योरेंस कंपनीज में भी वैल्यूएशन है। वहां डिफरेंट डायनामिक्स है, वहां वैल्यूएशन ऑलरेडी फेयर है। बट बैंक्स रियली अंडर वैल्यूड है इंडिया में।
प्राइवेट बैंक्स टिपिकली मैं बात करूंगा, तो आई थिंक वहां पर वैल्यू देखें और ये देखेंगे पिछले 2 साल में रिटर्न नहीं आया तो सर फिर आप दूसरे टाइप के इन्वेस्टर्स की बात कर रहे हैं, तो फिर तो आप वही देखिए जो पहले रिटर्न दे चुका है, तो आई थिंक उसमें तो फिर इजी हो जाता है। दूसरा फिर ये आई थिंक ऑटो बड़ा अच्छा सेक्टर है, मैं 2 व्हीलर्स की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि देखिए 2 व्हीलर्स को डिसरप्ट करना बड़ा इजी है, बट 4 व्हीलर्स में बैटरी ऑपरेशन में दी ग्लोबल कंपनीज यहाँ पर जनरल मोटर्स एंड फोर्ड बहुत अच्छा फाइट दे रहे हैं। ये मार्केट इतना जल्दी चेंज नहीं होगा, 10 साल बाद चेंज होगा। तो इट इज लाइक कि हमने अमेजोन को 2000 में ढूंढा लेकिन उसने 2010-15 तक दुनिया नहीं बदली, उसके बाद बदली, तो वो भी एक वैल्यूएशन पे तक ठीक था। तो ये वाली कुछ एक स्टोरी है। सो आई थिंक ये ऑटो साइकिल एंड उससे कनेक्टेड जो इंडिया में जो भी एस्पिरेशनल क्लास है, आई थिंक ये ट्रेंड जाने वाला नहीं है। कंजम्पशन रिलेटेड ट्रेंड जरूर देखें, हाउसिंग की बात आई थिंक वहां पर जो भी कंजम्पशन हो रहा है वो ठीक है। टेक्नोलॉजी रियली ओवर वैल्यूड होके बैठा हुआ है, हमें पसंद है, लेकिन देखिए 10% ग्रोथ को मैं 40 के मल्टीपल्स तो नहीं दे सकता हूं, तो देखिए वहां पर उसको वॉच करना पड़ेगा क्लोजली। तो ये ब्रॉडली आई थिंक हमारे नीरज जी थीम है, अगर यहाँ पर रखें और वैल्यू एट अ प्राइस लें, क्योंकि इस मार्केट में वैल्यू एट अ प्राइस बहुत मुश्किल है ढूंढना, और बाकी जगह तो हाथ ही चलेंगे। मुझे लगता है कि इतना चर्चा हम लोग जो कर ली ना, इसको सुन के अब वो पक्का ढूंढ लेंगे। गौतम सर, आपने रियल एस्टेट, ऑटो और बैंक की आपने भी चर्चा की थी, कुछ और आप ऐड करना चाहें इसमें? नीरज जी, पिछले 15 साल के तजुर्बे में मैंने एक स्ट्रेटजी देखी है जो हर तरह के मार्केट कंडीशन में चलती है, चाहे बुल मार्केट हो, बेयर मार्केट हो, रेंज बाउंड मार्केट हो, वो है ग्रोथ एट अ रीजनेबल प्राइस। सो यहाँ पे आप उन कंपनीज को देख सकते हैं जिन्होंने बहुत बड़ा कैपेसिटी एक्सपेंशन प्रोग्राम कंप्लीट किया है और जहाँ पे ग्रोथ अब आने वाली है, तो वो आपको अच्छे अट्रैक्टिव वैल्यूएशन से मिल सकते हैं। इसके अलावा ऑटोज, रियल एस्टेट और बैंकिंग की बात कर ही चुका हूं मैं। एक और बहुत अच्छा स्ट्रैटेजी है जो हर एक मार्केट कंडीशन में, स्पेशली बुल मार्केट कंडीशन में काफी अच्छा मुनाफा दे सकता है आपको, जब मार्केट्स बहुत एक्सपेंसिव हो, वो है स्पेशल सिचुएशंस, जिनमें हम काफी फोकस करते हैं। सो स्पेशल सिचुएशंस के अंदर आपको मिलेंगे प्रमोटर एंड मैनेजमेंट चेंज और रिवर्स मर्जर्स एज वेल। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। जब भी कोई कंपनी मार्केट में बहुत लो वैल्यूएशन में ट्रेड कर रही है क्योंकि उसका कॉर्पोरेट गवर्नेंस परसेप्शन बहुत खराब है या बहुत लो है, जब उसको कोई बहुत ही दिग्गज कंपनी जिसका बहुत हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, जब वो कंपनी इसको टेक ओवर करती है, तब बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएशन होता है। पिछले साल अगस्त में जब सीजी पावर का दाम 10 रुपए से कम था, उस समय मुरुगप्पा ग्रुप, साउथ इंडिया की बहुत ही लीडिंग इंडस्ट्री ग्रुप जिसका कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स बहुत शानदार है, जब उन्होंने सीजी पावर को टेक ओवर किया, पिछले साल अगस्त से लेकर अभी तक सीजी पावर के स्टॉक ने 1500% रिटर्न दे दिए। ये तो पावर प्रमोटर मैनेजमेंट चेंज का। जब कोई कॉर्पोरेट गवर्नेंस से के प्रॉब्लम से घिरी हुई कंपनी को कोई बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रुप टेक ओवर करती है, तब बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएशन हो सकता है। एंड अभी भी मार्केट में एक लाइव सिचुएशन का उदाहरण देता हूँ। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट का मर्ज होने वाला है एम्बेसी ग्रुप के साथ, और एम्बेसी ग्रुप का काफी अच्छा रेपुटेशन है इंडियन रियल एस्टेट मार्केट में। यहाँ पे इंडिया बुल्स रियल एस्टेट के प्रमोटर बाहर निकल जाएंगे और एम्बेसी ग्रुप नया प्रमोटर बन जाएंगे। सो यहाँ पे भी वैल्यूएशन री-रेटिंग की अपॉर्चुनिटी है, रियल एस्टेट साइकिल भी अपटर्न में है। सो इन्वेस्ट सक्सेस कैसे मिलता है आपको? इन्वेस्टिंग सक्सेस आपको तब मिलता है जब आप गौतम सर, आप लोगों ने ना हमारे सारे दर्शकों को आज इतना पढ़ा लिखा दिया है ना कि वो स्पेशल सिचुएशन वाले भी ढूंढ लेंगे और खबरें तो पढ़ते रहते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि समय हमारा एकदम खत्म हो रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे दर्शक, ट्रेडर, जो लोग इस शो को देख रहे हैं, वो थोड़ा पढ़े लिखें, क्योंकि पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आप लोग इतने जो नॉलेज हम लोगों को देते हैं, ये पढ़ के लिख के ही, समझ के, एक्सपीरियंस के थ्रू आता है। तो नए साल में एक कोई किताब, जॉय ऑफ कंपाउंडिंग तो पढ़ेंगे ही, जो आपने लिखी है, बहुत ही शानदार। कोई एक किताब जो आपको लगता है कि आप भी पढ़ना चाह रहे हैं, जो मिस हो गई आपसे या आपने पढ़ ली हो, मेरे दर्शक को रेकमेंड करना चाहें, एक एक बुक, केवल नाम बताइएगा। गौतम सर, आपसे शुरू करते हैं, बताइए कौन सी किताब पढ़नी चाहिए 2022 में? जी, अगर आपको पर्सनल फाइनेंस और मनी मैनेजमेंट की बेसिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग करनी है, तो मॉर्गन हाउसल की किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी बहुत ही अच्छी किताब है, वो मैं आपके सारे दर्शकों को रेकमेंड करना चाहूंगा। अनुराग जी, आप क्या पढ़ाएंगे? नीरज जी, थोड़ा ओल्ड स्कूल बुक है, लेकिन पीटर लिंच की वन अप ऑन द वॉल स्ट्रीट काफी अच्छी शुरुआत है, बिकॉज ये उन्होंने बड़े सिंपल स्टाइल से लिखी है, बिल्कुल जार्गन यूज नहीं किया है, बड़ी रेलेवेंट है। बस उसमें सिर्फ ये देखें कि ये 90 के दशक की किताब है और वैल्यूएशंस पर थोड़ा फोकस उस समय कम था, लेकिन प्रिंसिपल्स इंटैक्ट है, बहुत अच्छी किताब है। गुरमीत सर, एक किताब जो आप भी पढ़ना चाहें या हमारे दर्शकों को पढ़ाना चाहें? एसेज ऑफ वॉरेन बफेट का एक कंपाइलेशन है, वो आप जरूर देखिए। और मेरे एक मित्र बहुत अच्छा बहुत बोलते हैं, सबसे अच्छी बुक आपकी अपनी चेक बुक है।
तो उसमें अच्छे से रिसर्च करिए, उन कंपनीज की एनुअल रिपोर्ट पढ़िए, उनकी अर्निंग कॉल अटेंड करिए, जितना आप उस पर ध्यान देंगे उतना अच्छा है। सबसे अच्छी बुक चेकबुक है। और मैं तो ये कहता हूँ सर, ओल्ड स्कूल हो न्यू स्कूल हो, सिलेबस एक ही है, प्रॉफिट। फोकस उधर ही होना चाहिए। आप किसी भी स्कूल की, किसी भी मेंटल मॉडल की, किसी भी स्ट्रेटजी की किताब पढ़ें, लेकिन प्रॉफिट का सिलेबस बिल्कुल नहीं बदलता। पहला चैप्टर वहीं से शुरू होता है। बहुत बहुत शुक्रिया और शुभकामनाएं नए साल के लिए, और विशेष धन्यवाद आप लोगों को, क्योंकि 31 तारीख की शाम को आप पार्टी में जाके हमारे दर्शकों के लिए आए। इसके लिए आपको बहुत ही बहुत धन्यवाद हमारी तरफ से, और दर्शकों को भी नए साल की शुभकामनाएं। साथ ही मैं ये सावधान करूंगा कि भाई समय कोरोना का चल रहा है, तो इसलिए मास्क लगाएं, बहुत ज़्यादा गैदरिंग में न जाएं, कोशिश करें कि ज़्यादातर घर में ही रहें, अनावश्यक तौर पर ना निकलें। नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ विदा लूंगा आपसे। नमस्कार।